नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। हम आधुनिक काल का आज लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य में इकाई 2 हमारा चल रहा है। भाग 28वां है हमारा ये। आधुनिक काल का जो हमारा पद्य वाला पार्ट है, जो हमारा पद्य वाला हिस्सा है, उसका ये अंतिम भाग है हमारा आज का। उसके बाद हम जो है गद्य पढ़ेंगे। इसमें आधुनिक काल में इकाई 2 ही पढ़ते रहेंगे हम गद्य में। तो आज हम देखते हैं हमारे आधुनिक काल जो पद्य वाला यानी कि काव्य वाला हिस्सा है, उसमें जो हमारा अंतिम वाला जो टॉपिक रह गए हैं वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला जो हमारा विषय रहेगा वो है नवगीत, दूसरा हमारा हिंदी गज़ल और तीसरा है हमारा दलित कविता। नवगीत, हिंदी गज़ल और दलित कविता क्या है और जो है कौन कौन से बहुत इम्पॉर्टेंट है वो हमें बस आज देखने हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें इतना कुछ पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें से बहुत कम पार्ट आता है पेपर में। तो नवगीत में से भी कुछ ही चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी गज़ल थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है और दलित कविता में से कुछ एक दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें देखना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा नवगीत का हिस्सा देखते हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं वो राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं। ये बस आपको प्रवर्तक याद करना बहुत ज़रूरी होता है। नवगीत के प्रवर्तक राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं। हिंदी में जो नवगीत परंपरा का आरंभ हुआ है वो राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा हुआ है सन 1958 में। संपादित है गीतांगनी शीर्षक से नवगीत संकलन है। गीतांगनी शीर्षक है और उससे नवगीत संकलन की जो परंपरा उन्होंने शुरू करी है और नवगीत की भी शुरुआत करी है वो सन 1958 में की है। फिर डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने राजेंद्र प्रसाद सिंह को हिंदी नवगीत का प्रवर्तक माना है और ये प्रवर्तक हैं, आपको याद कर लेना, राजेंद्र प्रसाद सिंह। अब विद्वानों की दृष्टि में नवगीत का अर्थ क्या होता है? वीरेंद्र मिश्र कहते हैं कि नवगीत जो है आस्थाशील अनुभूतियों का निर्बंध समवेत स्वर है। आस्थाशील मतलब जिसमें आस्था भरी हुई हो, ऐसी अनुभूतियां जो हो उसका इकट्ठा करा हुआ एक स्वर है नवगीत। उमाकांत मालवीय कहते हैं कि नवगीत काव्य जगत में जो व्याप्त है अराजकता, उसके मध्य मर्यादा का जय घोष है। अराजकता बहुत फैली हुई है आजकल के टाइम में, कोई नियम कानून को मतलब मानने वाले लोग ना हो, उसके बीच में जो मर्यादा हमें नज़र आती है वो ही नवगीत है। रविंद्र भ्रमर कहते हैं कि नवगीत जो है वो रागात्मक चेतना का पर्याय है। माहेश्वर तिवारी कहते हैं नवगीत अपने समय की आधुनिकता बोध से संपन्न समाज संपृक्त सांदर्शिक रचना है। छांदसिक मतलब छंदों वाली जो रचना है नवगीत है। आधुनिकता बोध से संपन्न जो समाज है उससे अलग एक छंदों वाली रचना है। श्री कृष्ण तिवारी कहते हैं कि नवगीत जो है वो हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है। जो हिंदी कविता ने अपनी अस्मिता खो दी है उसकी तलाश है नवगीत। सोम ठाकुर बोलते हैं कि नवगीत सामाजिक पलायन के विरुद्ध है। वह व्यवस्था से जूझता हुआ भीड़ की तरह हर इकाई को सुनता है और उसकी आवाज़ पर पूरे दायित्व के साथ क्रियाशील रहता है। तो इस प्रकार से नवगीत के बारे में जो है ये परिभाषाएं दी हैं कुछ लोगों ने। इसके बाद हम देखते हैं हिंदी के प्रमुख नवगीतकार देखने हैं और उनके नवगीत के संकलन कौन कौन से हैं। मेनली हमारा जो टाइम पीरियड हमें ध्यान में रखते हुए चलना है वो हमारा 2000 तक का है। तो नवगीतकार जो पहले हैं डॉक्टर शंभूनाथ सिंह है। उनकी रचनाएं देख लीजिए, रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उद्याचल, दिवालोक, समय का शिला पर और जहाँ दर्द नील है, ये डॉक्टर शंभूनाथ सिंह की हैं। उसके बाद है वीरेंद्र मिश्र जिनकी है गीतम, लेखनी, बेला, अविराम चल, मधुवंती। उसके बाद नीरज की हैं रचनाएं संघर्ष, अंतर्ध्वनि, विभावरी, प्राण गीत, दर्द दिया है, बादल बरस गयो, नीरज की पाती, नदी किनारे, दो गीत, आसावरी, लहर पुकारे, मुक्तकी, गीत भी अगीत भी। आप ये देखिए जो नवगीत की हम बात कर रहे हैं इसमें जो नाम है काव्यों के, उसमें जो है कुछ प्रकृति के शब्दों के भी नाम जो है इसमें लिए गए हैं। तो ये इनकी रचनाएं थी। और आगे देखते हैं, रामनाथ अवस्थी की है आग और पराग, रामावतार त्यागी की है नया खून, आठवां स्वर, गुलाब और बबूल वन, गदगाता हुआ दर्द, रामानंद दोषी की है गीले पंख, बाल स्वरूप राही की है मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, जो नितांत मेरी है। फिर रविंद्र भ्रमर की है रविंद्र भ्रमर के गीत सोन, मछली, मन बसी। राजेंद्र प्रसाद सिंह जो कि इसके प्रणेता हैं, जो देने वाले हैं इसको नवगीत को, उनकी है भूमिका, दिग्वधु, संजीवन, कहाँ आयो खुली बयार, भरी सड़क पर और गरज आधी रात का। जो कोई भी चीज़ का जो है आविष्कार करते हैं, जैसे इन्होंने नवगीत का करा है राजेंद्र प्रसाद सिंह ने, तो उनकी रचनाओं को पढ़ना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनकी रचनाएं जो है आप वो अलग से याद कर लीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद सिंह की। फिर उमाकांत मालवीय जो है उनकी है मेहंदी और महावर, सुबह, रक्त पलाश की। ठाकुर प्रसाद सिंह की है वंशी और मादल। और फिर देवेंद्र शर्मा इंद्र की है पथरीले शोर में, पंखटी, मेहराबे, कुहेरे की प्रत्यंचा, यात्रा में, साथ साथ। और कुंवर बेचैन जो है ये इंपॉर्टेंट है, कुंवर बेचैन। और पिन बहुत सारे, भीतर साकल बाहर साकल,
शामियाने कांच के, महावर इंतज़ारों का, ये जो है इनकी कुंवर बेचैन की भी जो है रचनाएं जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रमेश रंजक के किरणों के पाँव, गीत विहग उतरा, हरापन नहीं टूटेगा, मिट्टी बोलती है, इतिहास दोबारा लिखो। फिर नईम की पथराई आंखें, माहेश्वर तिवारी की हर सिंगार कोई तो हो, नचिकेता भी इंपॉर्टेंट है, आदम कद खबरें, सुलगते पसीने, और बुद्धिनाथ मिश्र की जाल फेंक रे मछेरे। तो इसमें से जो राजेंद्र प्रसाद सिंह की रचना है वो इंपॉर्टेंट आपको याद करनी है। कुंवर बेचैन की रचना जो है, कुंवर बेचैन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, और नचिकेता का जो दो है। तो इस प्रकार से ये इनकी जो है नवगीतकार है और इनकी ये रचनाएं हैं। अब जो दूसरा पार्ट आता है वो हमारा हिंदी गज़ल का पार्ट आता है। असल में गज़ल जो होती है उसमें उर्दू शब्दों का ज़्यादा प्रयोग होता है, तो इसलिए गज़ल के ऊपर जो है क्वेश्चन पेपर में कम आते हैं, लेकिन हम हिंदी गज़ल की बात कर रहे हैं। तो गज़ल होता क्या है? गज़ल का जो शब्द है वो एक अरबी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रेमी तथा प्रेयसी का वार्तालाप। कोई भी दो व्यक्ति जो आपस में प्रेम करते हैं उनके बीच की जो बातचीत होती है वो गज़ल कहलाती है। गज़ल शब्द का ये शाब्दिक अर्थ है। फिर कुछ विद्वान जो है कबीर दास को हिंदी गज़ल का आदि प्रवर्तक मानते हैं। जिस हिसाब से कबीर दास ने दोहे दिए हैं अपने, उनके जो दोहों के तुकबंदी है, लय है, उसके हिसाब से उनको हिंदी गज़ल का जो है प्रवर्तक माना जाता है। आगे देखते हैं। गज़ल की भी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। हिंदी साहित्य कोश में गज़ल के लिए कहा है कि गज़ल का अर्थ जो है नारियों से प्रेम की बात करना, हिंदी साहित्य कोश में लिखा है। फिराक गोरखपुरी ने कहा है कि गज़ल जो है असंबद्ध कविता है, गज़ल का मिजाज जो है वो मूलतः समर्पणवादी है। अब देखिए इसमें शब्द भी जो है, गज़ल एक उर्दू शब्द हो गया, मिजाज दो, देखिए मिजाज शब्द जो है ये उर्दू शब्द हो गया। फिर शमशेर बहादुर सिंह जो कहते हैं कि गज़ल एक लिरिक विधा है, यानी कि लिरिक मतलब होता है लिरिक जो हम शब्द कहते हैं ना किसी भी गाने के लिरिक्स, जिसकी कुछ अपनी शर्तें हैं, अपना प्रतीकवाद है और जीवंत परंपरा है। तो इस हिसाब से इन्होंने ये परिभाषाएं दी हैं गज़ल की। फिर डॉक्टर रोहिताशव आस्थाना ने अमीर खुसरो जो रहे हैं, जिनका समय काल है 1253 से 1325 ईस्वी को, हिंदी गज़ल का प्रवर्तक स्वीकार किया है। इनकी गज़लों में जो है आबद्ध शेर भाषा की दृष्टि से हिंदी और फारसी का संगम प्रस्तुत करते हैं, यानी कि जो इनकी गज़लें हैं जो अमीर खुसरो की, इसमें जो है हिंदी भाषा के भी शब्द हैं और फारसी भाषा के भी शब्द लिए गए हैं, और डॉक्टर रोहिताशव आस्थाना इनको जो है हिंदी गज़ल का प्रवर्तक मानते हैं। लेकिन आधुनिक हिंदी गज़ल जो है उसका प्रवर्तक जो है दुष्यंत कुमार को माना जाता है। और दुष्यंत कुमार के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी था जो साए में धूप नाम से जो उनकी रचना है दुष्यंत कुमार की, इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन में भी मैंने एक बताई थी आपको। तो इसलिए दुष्यंत कुमार के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि हमारा हिंदी गज़ल वाला जो पार्ट है, आधुनिक हिंदी गज़ल के प्रवर्तक रहे हैं दुष्यंत कुमार, इसलिए इनके जो रचनाएं हैं उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। फिर दुष्यंत कुमार का जो मूल नाम है वो दुष्यंत नारायण त्यागी था। प्रारंभ में ये परदेशी तथा परदेसी भी कह सकते हैं और अनुरागी उपनाम से ये कविताएं लिखते थे। और दुष्यंत कुमार को जो है हिंदी गज़ल सम्राट भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी गज़ल सम्राट किसको कहा जाता है? दुष्यंत कुमार के। और आधुनिक हिंदी गज़ल के प्रवर्तक भी दुष्यंत कुमार हैं। अब हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण गज़ल संग्रह देख लेते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल जो हैं उनके हैं इन आवाज़ों को ठहरा लो, हरि कृष्ण प्रेमी के रूप दर्शन और रूपरेखा, शमशेर बहादुर सिंह की सुकून की तलाश। अब जिन पे मैंने डॉट लगा रखे हैं वो इंपॉर्टेंट है। त्रिलोचन शास्त्री की गुलाब और बुलबुल, दुष्यंत कुमार की साए में धूप, यही मैं आपकी रचना बोल रही थी, जो है इनका गज़ल इनकी जो रचना है। फिर गोपाल दास नीरज जो है नीरज की पाती, रामदरस मिश्र की हंसी ओठ पर आंखें नम हैं, बाजार को निकले हैं लोग, कुंवर बेचैन। फिर देखिए कुंवर बेचैन की इंपॉर्टेंट रहती है रचनाएं। शामियाने कांच के, पत्थर की बांसुरी, महावर इंतजारों को, रस्सियां पानी की, इस हिसाब से इनकी गज़लें हैं, ये रचनाएं हैं। राम कुमार कृषक की हैं नीम की पत्तियां, माधव मधुकर की सूर्य का सवाल, आग का राग, ज्ञान प्रकाश विवेक के धूप के हस्ताक्षर, अदम गोंडवी के धरती की सतह पर समय से मुठभेड़, विज्ञान व्रत की बाहर धूप खड़ी है, चूप की आवाज़ जैसे कोई लौटेगा। तो इसलिए ये सारी इनकी रचनाएं हैं। आगे है महेश अश्की राख की जो परत अंगारों पर है, राजेश रेड्डी की उड़ान वजूद आसमान से आगे, और देवेंद्र कुमार आर्य की किताब के बाहर। अब इनके कुछ हिंदी गज़ल के चर्चित शेर हैं। अमीर खुसरो का शेर जो है कम ही पूछा जाता है पेपर में, क्योंकि शब्दों की बात है, उर्दू के शब्दों का जो है हिंदी में जो है कम ही इस पे क्वेश्चन आएंगे। अमीर खुसरो का एक चर्चित शेर है कि शबान हिजरा दराज यू जुल्फ बरोज़े वसला जो उम्र कोता, सखी पिया को जो मैं ना देखूँ तो कैसे काटूँ अंधेरी रतिया। ये अमीर खुसरो का ये एक शेर है। जयशंकर प्रसाद का सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं, बुराई कर रहे हैं और अस्वीकार करते हैं, उन्हें अवकाश ही इतना कहाँ है मुझसे मिलने का, किसी से पूछ लेते हैं या उपकार करते हैं। सुनने में ही गज़ल लग रही है, इसको गाएंगे तो बहुत अच्छी इसमें से सुर निकल सकते हैं। उसके बाद गोपाल दास नीरज के समय ने जब अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है।
जो है, और ये सुना भी हुआ है काफ़ी है। बदन पे जिसके शराफत का पैरहन देखा, वो आदमी भी यहाँ हमने बदचलन देखा। रामदर्श मिश्र के ये कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट इसमें से शेर हैं इनके। बाजार को निकले हैं लोग बेच के घर को, क्या हो गया है जाने आज मेरे शहर को। और कुंवर बेचान के फिर देखिए 2 शेर आ गए हैं। अपने मन में ही अचानक क्यों सजल हो जाएंगे, क्या खबर थी आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे। और जब तेरी याद ने सीने से लगाया मुझको, याद आकर भी कोई याद ना आया मुझको। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट जो गज़लें हैं रही हैं इनकी, उसमें से ये शेर जो है यहाँ पर आए हैं। उसके बाद देखते हैं लास्ट पार्ट जो हमारा है हिंदी गज़ल नवगीत के बाद आता है दलित कविता जो है। संत रैदास को जो है हिंदी का प्रथम दलित कवि जो है माना गया है। और संत रैदास कौन है, वो मीराबाई के गुरु रहे हैं। और संत रैदास बहुत लोगों के गुरु रहे हैं, मीराबाई के भी गुरु रहे हैं, जिनसे उन्होंने दीक्षा ली थी। फिर आधुनिक युग के दलित कवियों में प्रथम नाम, जो आधुनिक युग जो हमारा चल रहा है उसमें दलित कवियों में प्रथम नाम जो आता है वो हीरा डोम का आता है। और दूसरा नाम आता है स्वामी अछूतानंद का। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है स्वामी अछूतानंद है। दलित के प्रॉब्लम ही जो है वो इसी के इर्द गिर्द है। अछूत की जो प्रॉब्लम रही है कि हमें छूना नहीं है, ऐसे इस प्रकार से प्रॉब्लम चलती आ रही है, उसी के ऊपर इनका नाम है स्वामी अच्युतानंद और हीरा डोम। फिर दलित विद्वानों ने सन 1914 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका जो है उसमें प्रकाशित हीरा डोम की जो कविता रही है अछूत की शिकायत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। पहली दलित कविता जो है हिंदी की प्रथम दलित कविता, इसे ही माना जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीरा डोम की जो कविता है 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित, और कविता का नाम क्या है, अछूत की शिकायत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आगे देखते हैं। फिर हिंदी में प्रकाशित जो अन्य दलित काव्य संग्रह हैं वो देख लेते हैं। हीरा डोम की अछूत की शिकायत तो पहली हिंदी की दलित कविता जो है माना जाता है। दूसरा है बिहारी लाल हरित की अछूतों का पैगंबर चमार हूँ मैं। देखिए नाम से ही आपको पता चल जाएगा, अगर प्रश्न में भी आएगा तो उसमें जानबूझ के सारे दलित जो काव्य दिए होंगे उन्हीं के नाम दिए गए होंगे, इधर उधर से नाम नहीं देंगे ताकि आपको सब में कन्फ्यूजन हो जाए। इस तरीके से नाम दिए जाते हैं। फिर गोपाल प्रसाद का जो है वो शूर्पणखा है। खंड काव्य डॉक्टर धर्मवीर का हीरामन। ओम प्रकाश वाल्मीकि का सदियों का संताप। सदियों का संताप मतलब जो सदियों से समस्या चली आ रही है दलितों की, उसी के ऊपर ये लिखी हुई है। बस बहुत हो चुका और अब और नहीं। तो इनकी बहुत जो रचना है उसमें इनका आक्रोश नजर आता है दलितों के ऊपर, क्योंकि खुद स्वयं दलित रहे हैं। फिर मनसाराम विद्रोही की जो है दलित पचासा। मलखान सिंह की है सुनो ब्राह्मण। जयप्रकाश करदम की गूंगा नहीं था मैं, इस प्रकार से रचना है। कर्मशील भारती की है कलम को दर्द कहने दो। मतलब इसमें सबको आपको सब जगह जो है दर्द की एक कहानी सी नजर आ रही है सबको, ये सबकी कविताओं के नाम में। सुशीला टकभोरे की स्वाति बूंद और खारे मोती, तुमने उसे कब पहचाना। सोहन पाल सुमनाक्षर की सिंधु घाटी बोल उठी। शिवराज सिंह बेचैन की नई फसल क्रौच हूँ मैं, इस प्रकार से रचना है। कवल भारती की तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। एन सिंह की दर्द के दस्तावेज सतह से उठते हुए। कुसुम वियोगी की टुकड़े टुकड़े दंश व्यवस्था की विस्तर। निर्मला पुतुल की जो है वो है अपने पुतुल की अपने घर की तलाश। लेकिन ये आपको 2000 तक की रचनाएं याद करनी है, 2000 से बाद की रचनाएं जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारा समय पीरियड जो 2000 तक का ही हमें दिया गया है। आगे जो रचनाएं हैं वो पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी की द्वार पर दस्तक। रजनी तिलक की करोड़ों पदचाप हूँ। दयानंद बटोही की यातना की आंखें। सीबी भारती की आक्रोश। सुखवीर सिंह की बयान बाहर। लक्ष्मी नारायण सुधाकर की उत्पीड़न की यात्रा। श्याम सिंह शशि की एकलव्य और अन्य कविताएं। और सूरजपाल चौहान की प्रयास और क्यों विश्वास करूं। भीम सागर एन आर सागर की हम आज़ाद हैं। सुदेश तनवर की रात के शहर में नियति नहीं है मेरी। अब यहाँ पे क्यों विश्वास करूं वाली भी 2004 की है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये नहीं, आप ना भी देखें तो कोई बात नहीं। उसके बाद है ईश कुमार गंगानिया की हार नहीं मानूंगा। और चिरंजी लाल कटारिया के शब्द थके ज़रूर हैं। और मनोज सोनकर की गज़ल गंध, ये भी 2001 की है, 2000 से बाद की है। तो 2000 तक की आपको ज़रूर देखनी है रचनाएं सारी जितनी भी हैं। तो इस प्रकार से हमारा गज़ल वाला पार्ट भी पूरा होता है। और ये दलित विकास वाला जो दलित की जो निकले हैं काव्य, वो भी हमारा पार्ट पूरा होता है। सबसे पहले हम नवगीत करा है, दूसरा हमने गज़ल करा है, और जो हमारा दलित काव्य है जो है हमने वो करा है। दलित काव्य में आपको प्रथम जो दलित हिंदी की कविता है वो आपको याद रखनी है यहाँ पे। और हिंदी गज़ल में जो है अमीर खुसरो को माना जाता है मेन हिंदी गज़ल का प्रवर्तक, और बाकी जो और भी माने गए हैं। और आपको जो नवगीत के जो प्रवर्तक रहे हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, इन सब के नाम जो है आपको पता होने चाहिए। रचनाओं में से कभी कभी आ जाता है, उधर से दुष्यंत कुमार जी का आ जाता है नवगीत में से। तो इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको तो आपको बिल्कुल पक्की तरह से याद कर लेनी है, क्योंकि इसमें से कम ही क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आ सकता है इन पार्ट में से, 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते इन पार्ट में से जो आज हमने पढ़ा है।
फिर भी जो हम कोई भी पार्ट को छोड़ नहीं सकते। ये जो विषय आज हमने लिए हैं ये हमारे सिलेबस में अलग नाम से नहीं दिए हुए सिलेबस में, लेकिन क्यों हम आधुनिक काल पढ़ रहे हैं और आधुनिक काल का ही एक हिस्सा है जो कि शुरू से ही चला आ रहा है, इसलिए मैंने ये पार्ट भी आपको करा दिया है। अब जो हमारा पाद्य यानी पद्य यानी कि जो काव्य वाला पार्ट है वो हमारा हो गया है कंप्लीट। गद्य वाला पार्ट जो हमारा रहता है, अब हम गद्य पार्ट ही शुरू करेंगे जिसमें हमें उपन्यास, कहानी, नाटक वगैरह करने हैं, वो हम अब शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद से हमारा जो 29वां पार्ट होगा वो हमारा गद्य पार्ट से ही स्टार्ट होगा। तो अगर आपको ये आज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम आती है तो कमेंट ज़रूर करें। मैं अधिकतर सबकी कोशिश करती हूँ जवाब देने के लिए। और आप मॉक टेस्ट आपने दोनों करे हैं, बहुत अच्छी बात है। सबने अपने अपने नंबर भी लिख कर दिए हैं और मैंने सबको जो है कमेंट में जो है जवाब भी दिया है। तो आप मॉक टेस्ट को ज़रूर कीजिए, और अपने साथ साथ नहीं कर पाते हैं, जैसे कि मैंने अब अगर आज भी नहीं जैसे मॉक टेस्ट डाला और आज आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अगले दिन कीजिए, लेकिन करिए ज़रूर। और आंसर अपनी तरफ से ही लगाइए, आंसर सुनने से पहले चाहे पॉज कर दीजिए। अगर मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं शुरू में, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करना भी सीखना है। इसलिए जल्दी जल्दी मैं आपको आंसर जो है बताऊंगी मॉक टेस्ट में। आपको जल्दी से ही पॉज करके अपना जो है आंसर लिख लेना है, ताकि इसमें आपकी ईमानदारी भी है और साथ में आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाएगा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने से। तो मॉक टेस्ट मैं डालती रहूँगी, हफ्ते में 2 तो कम से कम डालूंगी मॉक टेस्ट, ताकि हमारी जो है पेपर आने तक प्रैक्टिस हो जाए। और हो सकता है ज़्यादा भी मॉक टेस्ट में बनाऊँ। तो सिलेबस पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।